नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर 5 लाख के इनामी नक्सली की मौत हो गई। इनामी मड़कम रमेश की मौत हुई है। जगरगुंडा के पुलन पाड़ का रहने वाला था रमेश। नक्सली कमांडर की बीमारी से मौत बताई जा रही है। एसपी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। दोरनापाल LOS कमांडर भी था रमेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यनारायण चाणक्य जुड़े हुए हैं सुकमा से। सत्यनारायण, ये जो इनामी नक्सली था रमेश, मड़कम रमेश, उसकी मौत कैसे हुई? जी, आपको बता दूं कि जो इनामी नक्सली था मड़कम रमेश, वो केरलापाल एरिया कमेटी का जो है कमांडर था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो जगरगुंडा इलाके में अपने गांव में था। वो गांव का नाम जो है पुलनपाड़ है, जहां पर काफी दिनों से वो बीमार था। जैसा जानकारी मिल रही है कि उसे खांसी और बुखार की परेशानी थी और काफी दिन से खांसी और बुखार आ रहा था। कहीं ना कहीं जो है कोरोना से पीड़ित होने की भी जो है खबरें सामने आ रही है। हालांकि एसपी सलभ सिन्हा ने कहा है कि अभी तक जो है उनके पास भी सूत्रों से ही जानकारी मिली है, लेकिन पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए पुलिस जो है अभी तक लगातार प्रयास कर रही है। जी सत्यनारायण, हम देख पा रहे हैं कि जो सुकमा इलाका है वहां पर नक्सली वारदातें अक्सर होती रहती हैं। नक्सली ग्रामीणों को निशाना बनाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि ये जो मौत है वो नेचुरल बताई जा रही है, इस मौत से सुरक्षा बलों को कितनी राहत मिलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका अच्छा खासा प्रभाव था इलाके में? जी, इस मौत से जो आने वाले दिनों में सुरक्षा बल को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि जो केरलापाल एरिया कमेटी है ठीक जिला मुख्यालय सुकमा से लगा हुआ इलाका है और ये काफी समय से जो है सक्रिय था। उस इलाके में करीब 5 लाख का इनाम जो है मड़कम रमेश से 5 लाख का इनाम था, और इससे पहले वो दोरनापाल एरिया कमेटी का भी इंचार्ज रह चुका है और काफी बड़ा नाम था। काफी उस इलाके में दहशत थी रमेश की, लेकिन इस मौत के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बल को जो है काफी आने वाले दिनों में मदद मिलेगी। जी, क्या अब जो नेटवर्क कहीं ना कहीं था, क्योंकि 5 लाख का इनाम इस पर घोषित था, ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं आम लोग, आम दर्शक भी ये बात सोच सकते हैं कि अगर 5 लाख इसके ऊपर इनाम था तो कितना कुख्यात रहा होगा। क्या ऐसे में जो नेटवर्क था वो टूट जाएगा? हाँ, नेटवर्क टूट जाएगा इस इलाके में, क्योंकि जो है केरलापाल एरिया कम्युनिटी का इलाका है, वहाँ पर काफी जो है सुरक्षा बल को नुकसान भी हो चुका है। इस इलाके में माओवादियों की दमक रहती है, आए दिन जो है नक्सली वारदात को अंजाम देते हैं, क्योंकि इलाका काफी घनघोर जंगल वाला इलाका है। तो इस मौत के बाद में निश्चित तौर पर जो है माओवादी संगठन कमजोर होगा, शहरी नेटवर्क भी टूटेगा, और जिसमें आने वाले दिनों में सुरक्षा बल को ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी और इस इलाके में जो है लोगों को काफी राहत मिलेगी। जी सत्यनारायण, चाहे बीजापुर हो, जगदलपुर हो या सुकमा हो, यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार हम ऑपरेशन चला रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों की लगभग नक्सली खात्मे की तरफ एकदम खत्म हो चुका है, लगभग नक्सली ना के बराबर बचे हैं। तो क्या अब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ और महीनों सालों में जो नक्सली गतिविधियां हैं उस पर अब लगाम लगेगी? जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कुछ लोग सरेंडर भी कर रहे हैं, मौत भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, मुठभेड़ भी हो रही है। और पिछले कई सालों से जो है नक्सल मोर्चे पर हमेशा से सरकारें दावा करती आ रही है कि माओवाद कम हो रहा है, माओवाद से जो है लगाम कसने में कामयाब हो रही सरकार, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसी जो है जानकारी के बाद भी जो है माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। जैसे जो है सुकमा के नीलपा में घटना को अंजाम दिया, जिसमें 17 जवान शहीद हो रहे हैं। हाल ही में बीजापुर में ग्रामीणों को हत्या कर दी गई है, सुकमा में ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। 2 दिन पहले जगदलपुर इलाके में जो है माओवादियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। जो लगातार माओवादियों की वारदातें भी बढ़ती आ रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान लगातार इस इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें काफी सफलता भी मिल रही है। कुछ इलाके में माओवादियों पर दबाव बनाने में भी जो है कामयाब जवान रहे हैं, लेकिन जो है अक्सर ऐसी जो दावों के बाद में नक्सली जो है खुलकर घटनाएं करती हैं, तो कहीं ना कहीं उन दावों में भी जो है शंका पैदा होती है। जी सत्यनारायण, ये जो इनामी मड़कम रमेश था, इसकी जो परवरिश हुई, जो पैदाइश हुई, वो जगरगुंडा के पुलनपाड़ की है। इस इलाके के बारे में जरा बताइए अगर जानकारी हो तो। जगरगुंडा जो इलाका है वो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, या हम उसे नक्सल टापू के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि उस इलाके में माओवादियों के बड़े लीडर है। उस इलाके में माओवादियों की जो बटालियन है वो काम करती है, जिसका जो है हिडमा लीड करता है। उस इलाके में 76 जवान जो है शहीद हो चुके हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक इलाका होगा। जंगल पहाड़ियों से घरा हुआ
घिरा हुआ इलाका है और साथ ही साथ जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा भी लगी हुई है। वहाँ पर आए दिन जो है माओवादियों की बड़ी बैठकें होती हैं। आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के बड़े कैडर के माओवादी जो है वहाँ पर वो रहते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर इतना घनघोर इलाका होगा। पूरी तरह से कटा हुआ इलाका है, सड़क मार्ग नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बिजली पानी सुविधाएं नहीं है वहाँ पर उस इलाके में। और उस इलाके में जो है कह सकते हैं कि माओवादियों की जो है जनता न सरकार की हुकूमत चलती है। एक चीज सत्यनारायण समझने की है, जब भी हम नक्सली वारदातों की बात करते हैं, नक्सली मुद्दे की बात करते हैं, तो एक चीज समझनी होगी कि आखिर कोई ना कोई तो इन नक्सलियों को शह देता होगा, जिससे इनके पास जखीरे पहुंचते हैं, हथियारों के जखीरे पहुंचते हैं, बड़े बड़े हथियार इनके पास होते हैं। आखिर ये कौन इनके पीछे होता है जिससे इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं? ऐसी अक्सर जानकारी मिलती है, कहीं ना कहीं माओवादियों की जो लिंकअप है नेपाल की भी जो है लिंक होने की जो है बातें अक्सर सामने आती है। इसके अलावा जो है इस इलाके में जो है अक्सर जो है माओवादी घटना के बाद में जवानों के हथियार लूट ले जाते हैं अपने पास में। और अक्सर जो ऐसी खबरें आती है, हाल ही में जो है सुकमा में एक ऐसी खबर सामने आई थी कि जहां पर सुकमा से एसआई और एक कांस्टेबल जो है कारतूस सप्लाई में गिरफ्तार हुए थे, जिस पर जो है पुलिस विभाग ने कार्रवाई की थी। अक्सर जो ऐसी लगातार बातें सामने आती है जहाँ कहीं ना कहीं माओवादियों को मजबूत होने में मदद मिलती है उन्हें। जी बिल्कुल सत्यनारायण, ये बात 100% सच है। हमने एक बात और देखी थी कि जो भोले भाले ग्रामीण होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने की नक्सली कोशिश करते हैं। एक तस्वीर भी ऐसी आई थी, एक वीडियो भी आया था जहां पर ग्रामीण नक्सलियों का सहयोग करते हुए नजर आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण चांडक जानकारी देने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोकीन की सप्लाई की वारदात सामने आई। प्रदेश के कई शहरों में सप्लाई हो रही थी। ड्रग पैडलर से पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई में सप्लाई हो रही थी। राजनांदगांव, खरसिया में ड्रग की सप्लाई करते हुए आपको बता दें गिरफ्तारी हुई है। 30 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप चैट की पुलिस जांच कर रही है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ग्राहक हैं। सोचिए आप किस हद तक कोकीन का इस्तेमाल हो रहा था और किस तरीके से यहां पर ड्रग पैडलर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों तक अपनी पैठ बनाए हुए थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में लगातार ड्रग पैडलर से पूछताछ हो रही है और एक एक करके खुलासे भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोकीन की सप्लाई हो रही थी, सोचिए। हालांकि एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाइयां चल रही हैं। ड्रग पैडलर से पूछताछ हो रही है, खुलासे हो रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई में सप्लाई हो रही थी। राजनांदगांव, खरसिया में ड्रग की सप्लाई हो रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इसका सेवन करते थे। व्हाट्सएप चैट की पुलिस भी जांच कर रही है। 30 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब एक एक करके लगातार खुलासे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू जुड़े हैं। राघवेंद्र, लगातार खुलासे हुए, ड्रग पैडलर से पूछताछ हो रही है, और क्या क्या खुलासे हुए? देखिए, ड्रग पैडलर से जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही उनके जो व्हाट्सएप चैट है उसको खंगाला जा रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो उनके ग्राहक थे, क्योंकि जिस तरीके का कोकीन का नशा है बहुत ही महंगा नशा है और यही वजह है कि बड़े रसूखदार घरों से ताल्लुकात रखने वाले छात्र छात्राएं इसमें बड़ी संख्या में ये नशा कर रहे थे। इसमें न केवल संभ्रांत घरों के हैं, होटल कारोबार से जुड़े लोग हैं, बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़े परिवारों के भी स्टूडेंट हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है खुलासा है इसमें। हालांकि पुलिस अभी जांच की बात ही कह रही है, लगातार जो है उसमें जांच किए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों को इस मामले में हालांकि पुलिस ने बुलाया भी है कि वो अपना बयान दे कि किस तरीके वो लोग इस्तेमाल करते थे, कहाँ से खरीदते थे। और ये जो आरोपी हैं ये न केवल राजधानी रायपुर बल्कि राजधानी के अलावा भी जो दूसरे आसपास के बड़े शहर हैं, खासकर बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, ऐसे शहरों में जो है अपना माल सप्लाई कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर ये नेटवर्क बड़ा है। अभी अब तक पुलिस ने हालांकि 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि और भी कुछ लोग हैं क्या इस मामले में। इन 2 लोगों के अलावा भी कुछ लोगों की और क्या गिरफ्तारी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। राघवेंद्र, बात तो यहां तक है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इसका सेवन करते हैं। बात तो बहुत ज्यादा गंभीर है। और क्या इन तक भी अब पुलिस पहुंचेगी और इनसे भी पूछताछ करेगी? निश्चित रूप से इनको नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए पुलिस बुला भी रही है। और जिस तरीके से हाल ही में एक होटल में भी
जो पार्टी हुई थी, बर्थडे पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं नशा उसमें भी किया जा रहा था। तो उसमें भी अधिकांश लोग जो है इसी तरीके से स्टूडेंट ही थे। तो जाहिर है कि ऐसे है जो कि अच्छे घरों से ताल्लुकात रखते हैं और वो लोग ये नशा कर रहे हैं। जाहिर है नशे की गिरफ्त में राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ है और लगातार जो है नशे के बड़े बड़े खेप पकड़े जाते हैं। कोकीन जैसा हाई फाई नशा हो या गांजा जैसा नशा हो, ये चीजें आसानी से छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं और राजधानी से लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। सवाल तो यही खड़ा हो जाता है राघवेंद्र की इतनी आसानी से यहाँ पर कोकीन उपलब्ध हो जाती है और सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, किसी को इस बात की खबर नहीं कि छत्तीसगढ़ में कोकीन की सप्लाई हो रही है, और आप बता रहे हैं कि बहुत सालों से हो रहा है ऐसा। निश्चित रूप से कोकीन का मामला पहली बार सामने आया है जब कोई कोकीन के साथ पकड़ा गया। इससे पहले जो है ब्राउन शुगर पकड़े जाते थे। कोकीन उससे भी ज्यादा महंगा जो है नशा है। तो जाहिर तौर पर जो है इस कोकीन के 1 ग्राम की कीमत लगभग 10,000 रुपए है और उसको भी उससे भी ज्यादा कीमतों में ये ड्रग पैडलर बेच रहे थे। तो जाहिर है कि ऐसा नशा, इतना महंगा नशा और इस तरीके से जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला नशा है वो यहाँ के युवा कर रहे हैं। और पकड़ में हालांकि पुलिस ने जरूर आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन फिर भी और भी ज्यादा नकेल कसने की जरूरत है ताकि इस तरीके से जो नशा करने वाले लोग हैं या नशा का जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लग सके और इन चीजों को जो है रोका जा सके। क्या इसमें किसी की मिली भगत हो सकती है? क्योंकि बिना मिली भगत के इस तरह की आपत्तिजनक चीजें सप्लाई करना प्रतिबंधित है और इसमें कानून भी है। राघवेंद्र, निश्चित रूप से पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी खुलकर इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नशा का कारोबार हो या दूसरे कई इस तरीके के अवैध जो काम होते हैं उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है। चाहे वो कई तरह का संरक्षण हो सकता है, कई बार राजनीतिक संरक्षण भी देखने को मिलता है, कई बार जो है कई लोगों के संरक्षण इस तरीके से होते हैं। तो जाहिर है कि पुलिस आगे जब जांच करेगी तो कुछ और तथ्य जो है निकल कर सामने आएंगे। बहरहाल पुलिस इन जो है व्हाट्सएप चैट के आधार पर पूछताछ कर रही है, जो उनके कॉल रिकॉर्ड्स हैं या फिर उनके जो नाम उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उनके आधार पर खंगाल रही है कि कौन लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध हो सकते हैं। तो उन लोगों से पूछताछ कर उन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है और आगे पूछताछ भी करेगी। राघवेंद्र, जिन 2 लोगों को 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है वो बहुत बड़े एक मोहरे हैं। अभी अगर इनसे पूछताछ सख्ती से और की जाए, हालांकि अब तो छोटी छोटी चीजें सामने आ रही हैं कि छात्र छात्राएं इस्तेमाल करती थी, विश्वविद्यालय में भी सप्लाई किया जाता था, और अगर इनसे और सख्ती से पूछताछ की जाए तो इसका जो नेटवर्क है वो खत्म किया जा सकता है। निश्चित रूप से नेटवर्क यहाँ से लेकर मुंबई तक जुड़ा हुआ है। साथ ही बातें निकल कर आ रही है कि नाइजीरियन गिरोह भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ड्रग का जो मेन कारोबार होता है वो नाइजीरिया से ज्यादा इंडिया में सप्लाई किया जाता है और मुंबई के रास्ते जो है वो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहा है। तो जाहिर है इनसे अगर पूछताछ की जाएगी तो ये जिनके पास से लेके आते थे, बिल्कुल जरूरी है कि पुलिस इनसे और सख्ती से पूछताछ करे और सघन तफ्तीश की जाए, जिसके बाद जो ये पैठ है, जो कोकीन सप्लाई की जो बात सामने आ रही है, सालों से हो रहा है ऐसा, इसकी कड़ी, इसकी चेन टूटनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र। राजधानी रायपुर में कोकीन का नशा रईसजादे कर रहे हैं जो बड़े घरों से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्करी के आरोपियों के मोबाइल खंगालने पर यह जानकारी हाथ लगी। व्हाट्सएप चैट में ड्रग की डिमांड को लेकर जानकारी हाथ लगी है। नशा करने वालों में युवकों के साथ युवतियां भी शामिल हैं। करीब 10 लोगों के नाम और नंबर सामने आए हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के फोन अभी बंद आ रहे हैं। कुछ घरों तक पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी है और कुछ युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। तो राजधानी रायपुर में नशे का सामान धड़ल्ले से बिक रहा है, चाहे वो कोकीन हो, गांजा हो या फिर नशीले टैबलेट। तेलीमाधा पुलिस ने नशीले टैबलेट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो तेलीमाधा तालाब के पास नशीला टैबलेट बेच रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में इमरान खान संजय नगर का रहने वाला है, वहीं दूसरा आरोपी संजय बेनवा श्रीनगर खमतराई का रहने वाला है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 144 नशीला टैबलेट बरामद किया है। बात क्वींस क्लब में गोलीकांड की और लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में तेलीमाधा पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन के दौरान 27 सितंबर की रात को क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें नशाखोरी के साथ ही एक शख्स ने गोली चला दी थी।
इस मामले में पुलिस ने पार्टी में उपस्थित मौजूद ट्विंकल कौर को गिरफ्तार किया है। तेलीमादा पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो क्वींस क्लब में हुए गोलीकांड और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन मामले में होटल को नोटिस जारी किया गया। हाउसिंग बोर्ड ने क्वींस क्लब के ओरिजिनल लाइसेंस धारक हरबख्श सिंह बत्रा को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने क्वींस क्लब को लीज पर हरबख्श सिंह को दिया था, जिसमें हर साल 12 लाख रुपए की राशि हाउसिंग बोर्ड में जमा करना था, लेकिन हरबख्श सिंह द्वारा राशि नहीं जमा की जा रही है। साथ ही अन्य पार्टी को सब लीज पर दे दिया गया। इस लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए होटल के संचालन को लेकर लेकिन हाउसिंग बोर्ड क्लब की लीज निरस्त करने को नोटिस जारी कर दिया गया। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में बीती रात एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। मामले में विधानसभा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशन साहू ने बाइक सवार अजय देवांगन से मोबाइल छीनने की कोशिश की और नहीं देने पर हमला कर दिया। युवक को इलाज के लिए मैकाहारा में भर्ती किया गया है। वहीं विधानसभा पुलिस ने आरोपी किशन साहू को गिरफ्तार कर लिया है। बेमेतरा के दाढ़ी पुलिस ने कल कपड़े दुकान में हुई चोरी के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 1,70,000 रुपए नकद जब्त किए। साथ ही चोरी की रकम को छुपाने के आरोप में उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इधर मामला सुलझने में पुलिस और प्रार्थी ने राहत की सांस ली। बता दें कि कल देर रात शटर तोड़कर कपड़ा व्यापारी के दुकान से 2,70,000 नकदी की चोरी हुई थी। हालांकि चोर ने इतनी रकम ना होने की बात कही है और उसके पास से 1,70,000 नकदी पुलिस ने जब्त किया। महाविद्यालयों में परीक्षार्थियों के आंसर शीट जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई। अब 5 दिन से बढ़कर 10 दिन समय अवधि बढ़ा दी गई है। भीड़ भाड़ और कोरोना संक्रमण को देखते समय ये बढ़ाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबंध सभी महाविद्यालयों के लिए निर्देश जारी किए गए। न्यूज़ 18 ने छात्रों की भीड़ लगने वाली खबर प्रमुखता से दिखाई थी। पोस्ट ऑफिस में परीक्षार्थियों की परेशानी और भारी भीड़ की हमने खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये आदेश जारी हुआ। और अब बात यूपीएससी परीक्षा की। आज देश भर में यूपीएससी की परीक्षा हो रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी 35 सेंटर बनाए गए, जहां परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। परीक्षार्थियों को स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए परीक्षा ली जा रही है। वहीं तमाम सेंटर पर अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। आज यूपीएससी प्री के एग्जाम है और चूंकि कोरोना का समय है, यही वजह है कि राजधानी रायपुर में जो 35 सेंटर बनाए गए हैं उसमें जगह जगह इस बात के भी इंतजाम किए गए हैं कि संक्रमण जो है वो ना फैले। और यही वजह है कि जैसे ही परीक्षार्थी अंदर आए तो उनको सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही जो परीक्षा सेंटर्स हैं वहां पर सभी को मास्क लगाने अनिवार्य है। जो भी परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं उन्हें मास्क लगाकर ही एग्जाम देना है और जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें भी मास्क लगाए रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन कराया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो एक परीक्षार्थी जो है वो एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बाद में एक जो बेंच है वो उसके बीच में खाली रखी गई है और उसके बाद दूसरा परीक्षार्थी जो है वो बैठा हुआ है। तो जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण ना हो इसका खासतौर पर ख्याल किया गया है। जगह जगह पर दिशा सूचक लगाया गया था ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। फेस शील्ड भी जो है वो परीक्षा सेंटर के अंदर जो परीक्षक हैं वो पहने हुए हैं और इसके साथ और सैनिटाइजर जरूर रखना था स्टूडेंट को। पानी की जो प्लास्टिक की बोतल है वो ले जा सकते थे और ये साफ तौर पर कर दिया गया था कि टेम्परेचर हर किसी का लिया जा रहा था और अगर कोई किसी का टेम्परेचर यदि ज्यादा आता है तो उसके लिए एक आइसोलेटेड रूम बनाया गया था ताकि वो अलग से परीक्षा दे सके। तो जाहिर तौर पर राजधानी रायपुर में जगह जगह जो 35 सेंटर्स बनाए गए थे वहां पर इस तरीके से व्यवस्था की गई थी और जितने जो परीक्षा सेंटर में जो भी मौजूद हैं आप उनके हाथों में देखेंगे कि वो थर्मामीटर से सभी का चेक कर रहे थे। जो अंदर है बार बार जो है टेम्परेचर लिया जा रहा था। हाथों में जो है वो ग्लव्स पहने हुए और सभी के जो है मास्क पहने हुए थे। तो जाहिर तौर पर कोरोना ने जो परीक्षा के कई जो नियम कायदे हैं वो भी बदले हैं।
लेकिन जो समय चल रहा है उसके हिसाब से ये जरूरी भी है कि इन तमाम नियम कायदों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और खबर रायपुर से, जहां पर मंत्री डहरिया के बयान पर राजनीति तेज हो चुकी है। बीजेपी युवा मोर्चा अब घेराव करेगी, मंत्री के बंगले का घेराव करेगी। मंत्री के बंगले पर बीजेपी युवा मोर्चा जाएगी। शाम 4 बजे मरीन ड्राइव से पैदल जाएंगे। शिव डहरिया के बयान पर इस तरह से अब बवाल बढ़ चुका है। आपको याद दिला दें, शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की घटना को छोटी बताया था। हाथरस की घटना के मुकाबले बलरामपुर में हुई दुष्कर्म की घटना को छोटी मोटी वारदात कहा था, जिसको लेकर अब बीजेपी आग बबूला है। तो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके कहने का यह मतलब नहीं था। दुष्कर्म कहीं भी हो अमानवीय है। ऐसी घटना दुखद और मानवता के खिलाफ है। मेरे आज के पत्रकार वार्ता में जो बातें आई है उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं। मैंने दुष्कर्म की घटना को छोटी घटना नहीं कहा है। दुष्कर्म की घटना हमेशा बड़ी घटना होती है और मैंने दुष्कर्म के बाद हुए घटनाक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। दुष्कर्म के संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे। तो कृपया मेरे इस बयान को सुधार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तो महिलाएं असुरक्षित हैं। भोपाल के बैरागढ़ में युवती से रेप की वारदात हुई है। बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की से रेप सुनी इमारत में इस वारदात को अंजाम दिया गया। डीआईजी इरशाद वली भी बैरागढ़ थाने पहुंचे। डीआईजी इरशाद वली पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर और जशपुर के बाद कोंडा गांव में भी गैंगरेप की घटना सामने आई, जहां युवती को लिफ्ट देने के बहाने 3 लोगों ने ट्रक में बिठाया और उसके साथ बलात्कार किया। मामला 1 अक्टूबर का है, जब महिला कोंडा गांव जाने के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी। वहां ट्रक से पहुंचे 3 युवकों ने उसे लिफ्ट देने के बहाने ट्रक में बिठा लिया। उसके बाद उसे केशकाल ले गए, जहां तीनों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़िता को धरसींवा लेकर चले गए, जहां कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को फोन कर बुलाया। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद दिला दें, बलरामपुर में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का वाकया सामने आया था। वहीं जशपुर में भी एक नाबालिग कुर्बा गर्भवती लड़की की संदिग्ध मौत पर आंदोलन तेज है। और उनको बैठाए, उन्होंने बताया कि मेरे को कोंडा गांव उतरना है, तो महिला को कोंडा गांव में नहीं उतारे उनके बोलने के बावजूद भी, और उसको केशकाल ले आए। केशकाल से घाटी के नीचे ले जा करके उन्होंने तीनों अपराधियों, बसंत बघेल है और एक तुम्हारा संदीप गुप्ता है और संजय दुर्गम, ये तीनों अपराधी जो है उनके साथ बारी बारी से बलात्कार किए। घाटी के नीचे ले जाकर ट्रक के अंदर, और फिर वहाँ से उसको रातों रात ले करके रायपुर गए। रायपुर सिलतरा में जब गाड़ी खाली करने के लिए गए तो वहाँ कुछ लोगों इनको महिला को देख करके घेर लिए और 112 को फ़ोन किए। जब पुलिस आई और ले जाकर पूछताछ किए तब उसने बताया कि मेरे साथ ये तीनों